संस्कृति चतुर्वेदी, आपकी बायोलॉजी टीचर। विश्वगुरु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका वही चैप्टर चल रहा है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें मैंने कल आपको थोड़ा सा वही बताया था कि मैं आपको कल कोई सेल ऑर्गेनेल्स या कुछ नया शुरू करूँगी, तो मैं देखूँ आपको बताती हूँ। कल मैंने आपको लिखवाई थी ऑल सेल्स कंटेन्स 3 मेन कैरेक्टर। क्या होते हैं? कोशिका कला, कोशिका द्रव, केंद्रक, यानी कि क्या था? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, तीनों में क्या पाया जाएगा? कोशिका कला, कोशिका द्रव और केंद्रक। ठीक है, तो आज हम आपका सबसे पहले शुरू कर रहे हैं। तो इसको किसके अंतर्गत रखते हैं? कोशिका का संरचनात्मक संगठन। ठीक है, इसके अंतर्गत ये 3 चीज़ें आती हैं। 3 चीज़ों में मैं बता दूं, पहले तो मैं आपको ये पढ़ाने जा रही हूँ आज क्या? कोशिका कला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगी कोशिका द्रव और केंद्रक। ठीक है, केंद्रक में आपका क्या आ जाएगा? डीएनए आ जाएगा, जेनेटिक मटेरियल आ जाएगा। ठीक है, कोशिका द्रव में क्या आएंगे? आपके सारे सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे क्या है माइटोकॉन्ड्रिया पड़ी रहती है ना, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें आपकी कोशिका द्रव में आएंगी। कोशिका कला, ठीक है, आधे हैं अपनी कोशिका कला पे। तो मैं रोज़ बोलती हूँ आपसे कि मैं बोर्ड पे जो भी बना के रखती हूँ चार्ट, वो चार्ट आप अपनी कॉपी पे उतार लीजिएगा। भरती तो मैं हूँ, उसको धीरे धीरे आपको समझाती जाऊँगी। जो कुछ भरा हुआ है, जो कुछ लिखना है, साथ साथ लिखते भी जाइएगा। मतलब पॉज कर लीजिए वीडियो, और जो मैं बोलती हूँ कुछ इम्पोर्टेंट बोलती हूँ तो उसको भी नोट कर लीजिएगा ज़रूर से। आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, तो सबसे पहले आते हैं कोशिका कला। कोशिका कला क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सबसे क्या होती है? आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। क्या होती है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। लेकिन क्या होता है ना, अपनी जो प्लांट सेल होती हैं, पादप कोशिकाएं होती हैं, उनमें क्या होती है? कोशिका भित्ति, सेल बॉल भी होती है। जैसे कि हमने आपको बताया था, ये कोशिका है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या? साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म, ये रहा आपका न्यूक्लियस। ओके, तो हम इसमें से आपको कौन कौन सी चीज़ मिल गई? ये मिल गई आपको सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या मिल गई? सेल मेम्ब्रेन। और ये आपको क्या मिल गया? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मिल गया। और ये आपको क्या मिल गया? इसमें भरा हुआ साइटोप्लाज्म। ठीक है, आपकी नॉर्मल सेल है, इसमें क्या होता है? 3 चीज़ें बेसिकली होती हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। तो आपकी ये कोई भी कोशिका हो, सारी जीवित कोशिकाओं में ये इतना तो पाया जाएगा। लेकिन क्या होता है, आपकी जो प्लांट सेल होती है, पादप कोशिका होती है, उसमें इसके ऊपर क्या चढ़ी रहती है? एक और भित्ति चढ़ी रहती है सेल के ऊपर। ठीक है, डेड होती है वो। क्या होती है? डेड। मैंने कॉर्क बताई थी उस दिन, है ना, छाल बताई थी, बार, वो होती है सेल वॉल। तो पादप कोशिकाओं में क्या और पाई जाती है? सेल बॉल, कोशिका भित्ति। मैं इंग्लिश बोलती हूँ, आपको हिंदी भी बोलती जाती हूँ, आप हिंदी लिख लीजिएगा। सेल बॉल, कोशिका भित्ति, है ना। तो आपकी ये आप बनाएं तो बना लेना ज़रूर से कि नॉर्मल आपकी सेल ऐसी होती है। ठीक है, बस प्लांट सेल में क्या होती है? ये कवरिंग लग जाएगी, सेल बॉल। और एनिमल सेल में क्या होगा? कवरिंग सेल बॉल नहीं होती है। ठीक है, तो आते हैं, मैंने आपकी कोशिका कला को 3 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसकी कैरेक्टर आपको बताऊंगी, गुण बताऊंगी, क्या गुण होते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगी इसका स्ट्रक्चर, कि संरचना कैसी होती है। फिर हम इसके आपको फंक्शन बताएंगे, कार्य बताएंगे। ठीक है, कि इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो नंबर 1 पे आते हैं। हाँ चलो, पहले आप ये देख लो। आपको हमने बता दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका नाम है, सेल मेम्ब्रेन इसका नाम है। ठीक है, तो ये है नॉमिनेशन का मतलब मैंने क्या लिखा हुआ है, ये आप लिख लीजिए, नामकरण। क्या लिखा हुआ है? नामकरण। ठीक है, ये हो गया आपका नामकरण। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने बोला था। तो जो सी नागेली, कौन है ये? सी नागेली ने सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया था। ठीक है, सी नागेली, बार बार बोल रही हूँ, सी नागेली। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे आते हैं आपके सी क्रेसमर एंड जे क्यू प्लोअर। सी क्रेसमर
एंड जे.क्यू. प्लोअर, इन्होंने क्या कहा था, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा, क्या नाम दिया था, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा, ठीक है, प्लाज्मा लेमा नाम दिया था, क्या नाम दिया था, प्लाज्मा लेमा, ठीक है। तो आपकी दो चीज़ें हो गई इससे संबंधित, नागेली ने दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सी क्रेसमर और जे.क्यू. प्लोअर ने दिया था प्लाज्मा लेमा नाम, ठीक है, किसको, सेल मेम्ब्रेन को, कोशिका कला को। अब आते हैं इनके गुण पे। सबसे पहला गुण आपका इनका पता होना चाहिए, सबसे पहली, चलो मैं आपको एक उदाहरण दे देती हूँ उससे पहले, क्योंकि आपको उदाहरण से बहुत जल्दी समझ में आएगा। आपने गुब्बारा देखा है, बैलून, ठीक है, बैलून होता है, उसमें आप पानी भर दो तो सबसे पहले ऊपर क्या रहेगा, एक पतली सी झिल्ली रहेगी और वो पानी को क्या करे होगी, कवर करे होगी, उसको एक निश्चित शेप दिया, पानी आप ज़मीन पे फैला दो फैल जाएगा, लेकिन गुब्बारे में भरा है तो उसने क्या किया हुआ है, गुब्बारे का शेप लिया हुआ है। तो सेम बिल्कुल वही चीज़ है, आपको जब भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ना हो तो आप अपने दिमाग में सिर्फ एक चीज़ रखिए कि बैलून, अगर आप बैलून को रखेंगे दिमाग में तो आपको उसके ना कैरेक्टर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम आपका पहला कैरेक्टर यही ले लेते हैं, ये वाला। आपका बैलून कैसा होता है, थिन, पतला, तो प्लाज्मा झिल्ली कैसी होती है, पतली होती है। बैलून को दबाओ तो कहीं इधर हो जाता है कहीं उधर हो जाता है, तो इलास्टिक, यानी कि तन्यता का गुण होता है, वो इधर उधर खिंच जाता है, ठीक है, इलास्टिक होता है, ठीक है, इलास्टिक होता है, फ्लेक्सिबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। और हो गया है, तन्यता का गुण होता है इसमें, ठीक है, ये फ्लेक्सिबल होती है और पतली होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, थिन एंड फ्लेक्सिबल, इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक भी बोलते हैं, ठीक है। इलास्टिक आपकी रबड़ जो होती है खिंचती है, ठीक है, यानी कि खींचने वाली है, ठीक है, खींच जाती है, ठीक है, खींचने योग्य है, खींचने वाली है, खींचने वाली, ठीक है। अब आते हैं, आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, लिविंग, कैसी होती है, लिविंग, क्योंकि आपकी सेल कैसी है, लिविंग। मैंने बोला था प्रत्येक लिविंग यानी प्रत्येक सजीव कोशिका पे क्या पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका कला पाई जाती है। तो सेल मेम्ब्रेन कैसी हो गई, लिविंग, कैसी हो गई, जीवित, जीवित, ठीक है यार, ठीक है, जीवित हो गई, लिविंग हो गई है। और जो आउटर मोस्ट कवरिंग, ये क्या होती है, कोशिका की आउटर मोस्ट यानी कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। लेकिन किस में नहीं होती, पादप कोशिका में। पादप कोशिका में सबसे बाहर का कवर क्या होगा, सेल वॉल होगा, कोशिका भित्ति होगा, ठीक है। तो आते हैं, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है बाहरी आवरण, क्या होती है ये, बाहरी आवरण, ठीक है, बाहरी आवरण बनाती है। और ये क्या करती है, इसको क्या देती है, आकार देती है, आकृति प्रदान करती है, आकार प्रदान करती है, ठीक है, करती है या देती है या आकृति निश्चित करती है, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और क्या हो गया, सिलेक्टिवली परमिएबल, हमने कहा था ये परमिएबल होती है, पारगम्य होती है। पारगम्यता का मतलब होता है कि उसके अंदर कुछ पदार्थों को आने भी देती है और कुछ पदार्थों को जाने भी देती है। ये जो कवरिंग है वो कुछ पदार्थों को यहाँ से बाहर भी जाने देती है और कुछ पदार्थों को अंदर भी आने देती है। लेकिन वो पदार्थ कैसे होते हैं, इसके द्वारा निश्चित किए हुए, चयन करती है, ये क्या करती है, सिलेक्ट करती है। अब तो सिलेक्टिवली का मतलब हो गया सिलेक्ट करना, चयन करना या वर्णात्मक, ठीक है, वर्ण करना। तो ये कैसी हो गई है, वर्णात्मक, वर्णात्मक या चयनात्मक, कैसी हो गई, चयनात्मक होती है। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, वर्णात्मक या चयनात्मक होती है। इसे इसलिए क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसका पहले उस पे आ जाते हैं। पहला मैं आपको इसलिए बाद में बता रही हूँ कि पहला संरचना में भी आएगा, ठीक है। तो आपको वो पूछ दे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है, ये भी तो पता होना चाहिए कि ये बनी किससे होती है। तो ये दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है आपकी, प्रोटीन, प्रोटीन और लिपिड, ठीक है, प्लस लिपिड, ठीक है, लिपिड, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। तो ये आपका हो गया क्या, कंपोजिशन हो गया, ठीक है, किससे मिलकर बनी होती है। तो आपको लिखना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन
प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे, ठीक है, इसकी संरचना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन संरचना कैसी होती है, ये कैसे हम लोग बता सकते हैं कि ये ऐसी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन आएंगे संरचना पे। तो इसकी संरचना क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मैं बता दूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना में क्या होता है, 75 एंगस्ट्रम इतना मोटा एक कवर होता है, ठीक है, परत होती है। कितनी मोटी होती है, ये आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये 75 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो ये, ठीक है, इसके बराबर मोटाई होती है। इसकी कितनी होती है, 75 एंगस्ट्रम के बराबर। अब इस मोटाई में हमने आपको बताया ये किससे मिलकर बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की। तो ये आपकी जो मोटाई है 75 एंगस्ट्रम, वो क्या होगी, 15 एंगस्ट्रम आपकी प्रोटीन आगे हो जाएगी, 15 एंगस्ट्रम प्रोटीन आपकी पीछे हो जाएगी और 45 एंगस्ट्रम आपका बीच में क्या हो जाएगा, लिपिड। तो ठीक है, आप इसके नीचे लिख लीजिएगा, ये आपकी होगी 15 एंगस्ट्रम मोटी क्या, प्रोटीन। हिंदी में प्रोटीन लिख लो चाहे इंग्लिश में प्रोटीन लिख लो, लिखना प्रोटीन ही है, ठीक है। ये भी प्रोटीन हो गई, ठीक है, प्रोटीन। और ये आपका हो गया लिपिड, ठीक है। तो मैंने इसलिए इसको बाद में बताया था कि आपकी जो कोशिका कला होती है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। और लिपिड और प्रोटीन का कितना भाग होता है, पूरा होता है 75 एंगस्ट्रम। 75 में से 15 एंगस्ट्रम की आपकी प्रोटीन की परत ऐसे ऊपर होती है, कैसे ऊपर, मान ली कितनी है 15, ठीक है, 15 एंगस्ट्रम। और आपकी ये नीचे भी कितनी हो गई, 15 एंगस्ट्रम, ठीक है। और आपका जो ये बीच में है लिपिड, ये दोनों प्रोटीन हो गए और आपके ये क्या हो गए, लिपिड। तो लिपिड का आपका जो एरिया है वो कितने एंगस्ट्रम मोटा है, 45 एंगस्ट्रम मोटा। कितना, 45 एंगस्ट्रम मोटा, ठीक है। हाँ, तो ये आपका डन हो गया है। अब चलिए आते हैं, बहुत सारे लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए मॉडल दिए हैं, अपनी अपनी बात बताई है, इसी मॉडल को ऐसे ही मॉडल बना के दिए हैं कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, मतलब ये तो। लेकिन उसमें से क्या है, आपके सिलेबस में मुझे तो एक ही दिखा था, लेकिन मैंने आपको 2 दे दिए हैं। तो 2 लोगों के नाम, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसलिए। तो आपके 2 मॉडल हैं, ये याद कर लेना जो भी मैं बताती हूँ। यहाँ नोट रहता है वो तो कंपलसरी आपको याद करना, ठीक है। तो पहला मॉडल आपका दिया था किसने, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। किसने दिया था, रॉबर्टसन ने 1950 में, ठीक है। आपका पहला मॉडल किसने दिया था, रॉबर्टसन ने, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसे क्या बोलते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। हिंदी में भी यही है, ठीक है, यूनिट कला मॉडल, ठीक है। और इसका है दूसरा आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। तरल मोज़ेक मॉडल हिंदी में क्या बोलेंगे, फ्लूइड को बोल देंगे तरल, तरल मोज़ेक मॉडल। ये दिया था सिंगर और निकोलसन ने 1972 से 1974 तक। कब दिया था, 1972 से 1974 में दिया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन पे, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि ये जो आपके यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल देने वाले रॉबर्टसन हैं, इन्होंने क्या कहा था, देखो आपकी एक प्रोटीन, देखो अब मैं डिटेल में समझाती हूँ। आप इस मेम्ब्रेन को उठा के ऐसे रख दीजिए, ठीक है, ये मेम्ब्रेन आपकी मान लिया ऐसे, चलो ऐसे ही मान लेते। तो आपकी ये रही मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको थोड़ा मोटा बना देते हैं तभी समझ पाएंगे आप। देखो अब मैं सेम यही ले रही हूँ, ये आपकी प्रोटीन एक ऊपर हो गई, एक नीचे, सेम है ना, ये वाली ये हो गई और ये वाली ये हो गई, और बीच का आपका एरिया होगा किसका, लिपिड का। तो इन्होंने क्या बोला था, इस प्रोटीन को नाम दिया था किसने, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था रॉबर्टसन ने। तो रॉबर्टसन ने इनको नाम दिया था, क्या दिया था, इस वाली को नाम दिया था एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। क्या बोला था, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। और इसको बोला था इंट्रिंसिक
प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन। देखो एक्स का मतलब हो गया बाहर से, इनका मतलब हो गया अंदर से, यानी जो बाहर वाली होती है उसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और जो अंदर वाली होती है उसको बोलते हैं इंस्ट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा था, अंदर वाली को अलग नाम दिया था और बाहर वाली को अलग नाम दिया था। तो अंदर वाली का क्या है कि ये साइटोप्लाज्म में सीधी जुड़ी होती है ना, और इधर लिपिड से जुड़ी होती है, तो इसको अपन लोग निकाल के अलग नहीं कर सकते नॉर्मली, ठीक है। लेकिन जो आपकी ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है, ये अगर हम लोग चाहें तो अलग हो सकती है, ठीक है। अब आते हैं आपके फंक्शंस पे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन, आइए बैलून पर आ जाइए आप, गुब्बारे पर। मैंने आपको बताया था फ्लेक्सिबल है, थिन है, इलास्टिक है। तो सीधी बात है, बैलून में आप कोई भी धक्का लगाइए, पानी को कोई नुकसान होता है? नहीं होता है। तो ये जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है, सेल जो होती है आपकी, तो ये क्या करती है, एक कवर प्रोवाइड करती है, यानी कि एक आवरण बनाती है। क्या देती है? आवरण देती है। कोशिका को क्या देती है? आवरण देती है, बाहरी आघातों से इसकी सुरक्षा करती है। क्या करती है? तो इसके फंक्शन हो गए क्या? पहला फंक्शन हो गया आकार प्रदान करना, ठीक है, आकार प्रदान करना। बाहरी आघातों से सुरक्षा, ठीक है। और क्या हो गया आपका, ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। क्या है? चयनात्मक पारगम है। तो ये निश्चित करती है कि किन पदार्थों को अंदर जाना है, किन को बाहर ले जाना है। तो क्या करती है ये? ट्रांसपोर्ट का कार्य भी करती है। क्या? आवागमन का कार्य, आवागमन क्या करवाती है? ट्रांसपोर्ट करवाती है। तो आप ट्रांसपोर्ट पे आ गए हैं, आवागमन पे। तो ट्रांसपोर्ट भी आपका दो प्रकार का होता है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको साफ करने जा रही हूँ। आपका हो गया होगा मेरे ख्याल से, तो मैं इसे साफ करती हूँ इसे, ठीक है, क्योंकि इसका अब कोई काम नहीं है। आपने बना लिया होगा, हो गई साफ। अब आइए मैं आपको बताऊं, कहाँ थी मैं? आवागमन, ट्रांसपोर्ट पे थी मैं। तो ट्रांसपोर्ट भी आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव को क्या बोलते हैं? सक्रिय, ठीक है। और दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, सक्रिय और अक्रिय, ठीक है, या निष्क्रिय भी बोल सकते हैं, ठीक है, निष्क्रिय भी बोल सकते, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए, आप डेफिनेशन चाहें तो लिख लीजिए, मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि ये भी मैं साफ नहीं कर सकती हूँ, इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो ऐसा ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसको हम कहते हैं सक्रिय ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और दूसरा होता है आपका पैसिव में क्या होता है? ऐसा ट्रांसपोर्ट ऐसे पदार्थ जिनका आवागमन होने के लिए हमें किसी भी ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है, उसको क्या कहते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो आपका ट्रांसपोर्ट दो प्रकार का हो गया, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो आपके जो कार्य थे, पहला हो गया आपका आकार प्रदान करती है, बाहरी आघातों से सुरक्षा करती है, ठीक है। और आपका तीसरा हो गया ट्रांसपोर्ट का कार्य करती है, ठीक है। अब आते हैं आपके नोट। मैंने आपको कल भी बोला था कि अगर मैं कोई नोट दे रही हूँ आपको, तो वो नोट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। नोट मतलब ये समझ लीजिए आप कि आपको सीधा बिल्कुल याद करके रखना होता है उसको, क्वेश्चन बन सकता है इससे, है ना। तो पहला आपका ये नोट हो गया, जैसे कोशिकांग, कौन कौन से कोशिकांग? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, लवक, और क्या है? अंतः प्रद्रव्य जाल का ER, ठीक है। ये क्या होते हैं? यूनिट कला से घिरी हुई संरचनाएं हैं। यूनिट कला, यूनिट मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही चीज़ है, ठीक है।
तो आपका क्या हो गया है, कौन कौन से कोशिकांग, कोई आपसे क्वेश्चन कर दे कि कौन कौन से कोशिकांग प्लाज्मा मेम्ब्रेन से या सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं या घिरे हुए रहते हैं, तो आपका आ गया माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, लबक और अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं। ठीक है, हो गया। तो आज का मैं आपको अब थोड़ा सा इसका क्विक रिएक्शन दे देती हूँ, फिर थोड़ा सा और कल के टॉपिक के बारे में बताऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको कल भी बोला था, ऑल सेल्स कंटेन्स 3 कंपोनेंट, कोशिका कला, कोशिका द्रव, केंद्रक। ठीक है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो आते हैं, आपका पहला हमने लिया है उठा के कोशिका कला। कोशिका कला को क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसका जो नाम था सी नागेली ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया था। ठीक है, और जो सी क्रेसमर है, जेक्यू फ्लावर है, इन्होंने क्या दिया था, प्लाज्मा लेमा नाम दिया था किसको, सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, अब आते हैं इसके कैरेक्टर पे। आपके पहला कैरेक्टर है कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। दूसरा है आपका यह पतली, इलास्टिक मतलब खींचने वाली, तन्यता वाली होती है। और तीसरा है आपका प्रत्येक जीवित कोशिका में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसका गुण है। ठीक है, और इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसकी, ये सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल, यानी ये कोशिका की सबसे बाहरी आवरण होती है, जो कोशिका को क्या करती है, आकार प्रदान करती है। और कैसी होती है ये, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। आप हेडिंग बना के इसमें लिख सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वर्णात्मक या चयनात्मक होती है, क्योंकि यह निश्चित करती है कि किन पदार्थों को कोशिका के अंदर आने देना है और किन पदार्थों को नहीं आने देना है ना। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, आपकी है स्ट्रक्चर, संरचना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना में क्या होता है कि ये 75 एंगस्ट्रम मोटी होती है। 75 एंगस्ट्रम का मतलब 10⁻⁻10 पावर क्या होता है, मीटर। ठीक है, और इसमें क्या होता है, आपकी बीच में लिपिड रहता है, ऊपर नीचे प्रोटीन रहता है। तो 15 एंगस्ट्रम ऊपर होता है प्रोटीन, 15 एंगस्ट्रम नीचे प्रोटीन होता है, बीच में 45 एंगस्ट्रम आपका यानी 45 एंगस्ट्रम लिपिड होता है। ठीक है, इनसे संबंधित मॉडल हैं कुछ प्रोटीन से संबंधित। ठीक है, तो किसने किसने दिए थे, आपका पहला मॉडल है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, इसको दिया था रॉबर्टसन ने 1950 में। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया था कि प्रोटीन जो अंदर की तरफ सेल में प्रोटीन होती है वो साइटोप्लाज्म से जुड़ी होती है, और बाहर की तरफ किससे जुड़ी होती है, लिपिड से जुड़ी होती है। उसको अलग करना मुमकिन नहीं होता है, लेकिन जो आपकी बाहर वाली प्रोटीन होती है उसको हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, बाहर वाली को एक्स मतलब बाहर, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और जो अंदर होती है उसको इंस्ट्रिंसिक, अंदर वाली प्रोटीन। ठीक है, बोला है। अब आते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक यानी तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, सिंगर और निकोलसन ने दिया था 1972 और 74 में। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, पूछते हैं तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, सिंगर और निकोलसन ने कौन सा मॉडल दिया था, रॉबर्टसन ने कौन सा मॉडल दिया था, या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मोटाई कितनी होती है, तो आप बताएंगे 75 एंगस्ट्रम होती है ना, ऐसे। ठीक है, अब आते हैं फंक्शन। फंक्शन आपको मैंने बैलून का उदाहरण बहुत अच्छा दिया है, हमेशा दिमाग में रखिए। सबसे पहले क्या होता है, आकार प्रदान करती है, बाहरी आघातों से सुरक्षा करती है, और ट्रांसपोर्ट मीन होती है, ट्रांसपोर्ट करती है, आवागमन करवाती है। ठीक है, आपका ट्रांसपोर्ट मैंने आपको बताया था एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय और पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय या क्रिय। ठीक है, निष्क्रिय कर लेना, क्रिय नहीं। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, सक्रिय में होता है जब हम एनर्जी की आवश्यकता होती है, जब हमें किसी ट्रांसपोर्ट के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो हम उसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और जब हमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है तो उसको हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आगे आपके फंक्शन हो गए कंप्लीट। आपका नोट हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, लबक, अंतःप्रद्रव्य जालिका, गोल्जी काय, ये सब किससे घिरे होते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। ठीक है, आज का मैंने जितना आपको टॉपिक दिया था वो मैंने कंप्लीट बताऊंगी। अब किसके बारे में, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन प्रोसेस। अब मैंने आपको आज ट्रांसपोर्ट बता दिया है कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो ट्रांसपोर्ट में क्या आते हैं मैं आपको बताऊँ, 2 चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगी, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, ठीक है, परासरण, ठीक है, परासरण, ठीक है, और डिफ्यूजन, डिफ्यूजन।
डिफ्यूज़न पढ़ाऊँगी, विसरण, क्या बोलते हैं, विसरण, विसरण बताऊंगी। ठीक है, ये क्रियाएं किससे रिलेटेड हैं, आपकी सेल मेम्ब्रेन से यानी कोशिका कला से, क्योंकि पदार्थों का जो आवागमन होता है वो दो इन्हीं प्रोसेस से होता है, विसरण से और परासरण से। तो मैं आपको कल इनकी प्रोसेस समझाऊंगी, विसरण और परासरण की। लेकिन उसमें क्या है, मैं आपको बताऊंगी डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न आप जानते हैं, आपने फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ा होगा, हमारे आसपास के पदार्थ, तो आपने उसमें ठोस, द्रव, गैस पढ़े होंगे। ठीक है, और जो आपका ऑस्मोसिस है, परासरण है, उसका संबंध है आपके विलेय, विलायक और सॉल्यूशन से। ठीक है, विलयन से। तो वो भी आपका फिजिक्स का चैप्टर है। आपके फिजिक्स के चैप्टर इसीलिए आगे दिए गए हैं क्योंकि आपको अगर विलेय, विलयन और विलायक, ठोस, द्रव, गैस के बारे में पता नहीं होगा तो आप इसे थोड़ा शायद ना समझ पाएँ। इसलिए आप फिजिक्स की क्लास पहले ज़रूर देख चुके होंगे, या देखी नहीं होगी तो देख लेना वो चैप्टर। कल आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ। तो आपकी क्लास आज यहीं समाप्त करती हूँ, कल फिर मिलते हैं।